वेलकम मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और जो आज का वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये वीडियो मैं दोबारा से इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत से बच्चों के कुछ अकाउंटिंग टर्म्स ऐसे हैं जो उन्हें अच्छे से क्लियर नहीं है, उन्हें दिक्कत होती है। तो मैंने सोचा इस पूरे पर्टिकुलर चैप्टर की एक वीडियो बना दी जाए। आपको अकाउंटिंग टर्म्स में बहुत सारे पॉइंट ऐसे होते हैं जो पढ़ने पड़ते हैं और उनको आपको अच्छे से मीनिंग मालूम होनी चाहिए, तभी आप उसका अकाउंट्स में सही से ट्रीटमेंट कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो पूरी देखिएगा। वैसे किसी बुक में ये अकाउंट का चैप्टर 1 है, किसी में 2 है, किसी में 3 है। तो ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स क्लास 11th का भी हिस्सा है और आने वाले बहुत सारे कोर्सेज़ का भी ये हिस्सा है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और रिक्वेस्ट ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिएगा ताकि उनको भी मालूम पड़े। तो हमारे बेसिकली जितने भी अकाउंटिंग टर्म्स हैं बेसिक में जो हमें पढ़ने पड़ते हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला टर्म होता है हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन है इसमें हम बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है वो एक्टिविटी जो पैसा कमाने के लिए करी जा रही है। तो उस एक्टिविटी से हमारे बिजनेस में जो उसकी पोजीशन होती है उसमें कुछ चेंजेस आते हैं। या तो उसकी एसेट्स घटेगी या बढ़ेगी, या लायबिलिटी घटेगी बढ़ेगी, या कैपिटल घटेगी बढ़ेगी। अभी आने वाले पॉइंट में इनके बारे में जाने हैं कि एसेट्स क्या है, लायबिलिटी क्या है या कैपिटल क्या है। फॉर एग्जांपल, आपने राम को 5,000 रुपये दिए, आपने 10,000 का गुड्स बेच दिया, आपने 20,000 गुड्स खरीद लिया। ये सारे हमारे क्या हैं, ट्रांजेक्शन हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 30,000 रुपये का गुड्स था और आपने 20,000 का गुड्स बेच दिया, तो अब कितने गुड्स बचा, 10,000 का बचा। तो ये क्या है, हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन। और बिजनेस ट्रांजैक्शन को करने के बाद जो आपके पास एक्चुअल पोजीशन रह जाती है, जो आपके ट्रांजैक्शन का रिजल्ट होता है, उसको हम कहते हैं इवेंट। मतलब सर मेरे पास 50,000 का गुड्स था, मैंने 20,000 गुड्स बेच दिया, कितने गुड्स रह गया, 30,000 का। तो ये 30,000 तो इवेंट है और जितने का आपने ट्रांजैक्शन किया 20,000 का, ये आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन है। तो आई होप ये दोनों पॉइंट आपके क्लियर हुए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अकाउंट क्या होता है? अकाउंट का मतलब क्या होता है, इसमें हम एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं या एक पर्टिकुलर बात से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने कहा परचेज अकाउंट, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ किसके ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड करूंगा, परचेज के। मैंने कहा सेल्स अकाउंट, मैंने कहा कैश अकाउंट, मैंने कहा रवि अकाउंट। तो ये एक पर्टिकुलर अकाउंट का मतलब क्या होता है, जो हमारे सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन उस पर्टिकुलर पर्सन से या उस पर्टिकुलर आइटम के जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे उसको रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जांपल, बैंक में हम सबके खाते होते हैं और आपका खाता आपके नाम से होता है, यानी कि आप जब भी बिजनेस में बैंक से ट्रांजैक्शन करोगे आपके नाम से सारे ट्रांजैक्शन वहाँ रिकॉर्ड करे जाएंगे। सेम ऐसे ही हमारे अकाउंट्स में भी सबका अलग अलग अकाउंट मेंटेन होता है ताकि आपको मालूम रहे कि परचेज कितना है, कैश कितना है, सेल कितना है। तो इसका प्रॉपर फॉर्मेट होता है, डेबिट साइड होती है और एक क्रेडिट साइड होती है। कुछ इस तरीके का फॉर्मेट होता है ना, ये फॉर्मेट होता है। ठीक, अब बात करी जाए हमारी कैपिटल की। कैपिटल का मतलब क्या होता है कि जब कभी भी हम बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जब कभी भी हम अपने बिजनेस में जो प्रोप्राइटर पैसा इन्वेस्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। अब वो कैश भी हो सकता है, वो गुड्स भी हो सकता है, वो एसेट्स भी हो सकता है ना। और इसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। और कैपिटल को कैलकुलेट कैसे करोगे, एक फॉर्मूला होता है, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों ने अकाउंट के क्वेश्चन कर ली हो, तो अकाउंटिंग क्वेश्चन में इस फॉर्मूले का यूज़ किया जाता है कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, और यहाँ वो उल्टा कर दिया है, कैपिटल निकालने के लिए एसेट्स माइनस लायबिलिटी। यहाँ तक क्लियर है आपको? अब आगे बढ़ते हैं। आगे पॉइंट आता है ड्राइंग। कोई भी पैसा या कोई भी गुड्स जब आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए अपने बिजनेस से निकालते हो तो उसको हम ड्राइंग्स का नाम देते हैं। आपने कैश निकाला, आपकी ड्राइंग्स है, आपने गुड्स निकाला, आपकी ड्राइंग है। कोई भी चीज़ आपने निकाली अपने पर्सनल खर्च के लिए बिजनेस में से, तो उसे क्या नाम दिया जाता है, सर वो हमारी ड्राइंग्स है। अब आती है आपकी मेन चीज़ जो आपके बिजनेस में आगे चल के बहुत काम आने वाली है, जिससे हम कहते हैं लायबिलिटी और एसेट्स। तो सबसे पहले हम सीखेंगे लायबिलिटी। सर लायबिलिटी क्या होता है? लायबिलिटी का मतलब क्या है बेटा,
लायबिलिटी का मीन्स ये वो अमाउंट होता है जो हमें किसी बाहर वाले व्यक्ति को देना है, वो अमाउंट जो हमें किसी आउटसाइडर को देना है। यानी कि लायबिलिटी क्या है? लायबिलिटी एक तरीके का कर्जा है सर, लायबिलिटी एक तरीके का कर्जा है जो हमें बाहर वाले को देना है, तो वो हमारी क्या कहलाती है? लायबिलिटी कहलाती है। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि लायबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा सर? लायबिलिटी इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। क्लियर है? लेकिन लायबिलिटी के भी पार्ट्स होते हैं। एक है हमारा इंटरनल लायबिलिटी, वो सारी लायबिलिटी all amount with a business entity has to pay to the proprietors or owners are internal liability such as capital and accumulated profit। वो लायबिलिटी जो हमारे जो बिजनेस के लोग हैं उनको पेड करना है, हमारी कंपनी में जो काम करते हैं उनको पेड करना है, वो हमारी इंटरनल लायबिलिटी है। और जो हमारे आउटसाइडर हैं, जो हमें सामान देते हैं, जो हमें लोन देते हैं, जैसे बैंक, क्रेडिटर्स, ये सब सीखेंगे क्रेडिटर्स क्या होता है, इनको जब पेमेंट करना है तो वो हमारी क्या है? एक्सटर्नल लायबिलिटी। उसके बाद दो टाइप की और आती है, नॉन करेंट लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटी। वो पैसा जो आपको एक साल के अंदर ही अंदर पेड करना है तो वो हमारी करेंट लायबिलिटी, और वो पैसा जो आपको एक साल के बाद यानी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है तो वो हमारी नॉन करेंट लायबिलिटी। इनके एग्जांपल लॉन्ग टर्म लोन्स, डिवेंचर्स, इसके एग्जांपल्स होते हैं क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, इसके एग्जांपल होते हैं। अब आती है हमारी एसेट्स। एसेट्स क्या होती है सर? हमारे बाप का माल, यानी कि कोई भी चीज़ या कोई भी प्रॉपर्टी बिजनेस की जिसमें आपको पैसा मिलेगा वो हमारी क्या है? आपकी एसेट्स है। आपके बिजनेस की कार, बिजनेस का फर्नीचर, बिजनेस की बिल्डिंग, यहाँ तक कि बिजनेस की गुडविल, ये सब हमारी क्या कहलाती है? एसेट्स कहलाती है। बिजनेस का स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्स रिसीवेबल, यहाँ तक कि कोई पैसा किसी दूसरे व्यक्ति ने आपसे उधार लिया था आगे चल के देगा, ठीक है ना। तो अब इसके भी टाइप होते हैं। एक होता है नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो बिजनेस में लंबे समय के लिए लगाई गई हैं और जिसका मतलब रीसेल करना नहीं है और जो एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकती। इनके दो टाइप हैं, टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट वो एसेट्स होती हैं जिनको आप छू सकते हो, देख सकते हो, जैसे कि आपकी मोटरसाइकिल, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर, फर्नीचर, स्टॉक, कैश। और इनटेंजिबल एसेट वो एसेट्स होती हैं जिसको आप ना देख सकते ना छू सकते, उसे हम कहते हैं जैसे गुडविल है, पेटेंट्स है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, ये सब हमारे इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। वो एसेट्स जो एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएं और जो बेसिकली सेल के लिए ही हैं वो हमारी क्या है? करेंट एसेट्स। जैसे कि हमारे स्टॉक होता है, जैसे बिल्स रिसीवेबल होता है, वो हमारी कौन सी होती हैं? करेंट एसेट्स होती हैं। उसके बाद एक और टाइप की आती हैं, लेकिन मैं उससे पहले आपको बता दूं, इसमें हमारा जब भी हम स्टॉक को या इन्वेस्टमेंट को बैलेंस शीट में शोन करते हैं तो उसमें एक फंडा लगाते हैं बेटा कि जो भी हमारी कॉस्ट है या रिलायजेबल वैल्यू है, जो भी हमारी कॉस्ट है या रिलायजेबल वैल्यू है, दोनों में से जो भी कम होगी उसको लेते हैं, दोनों में से जो भी कम होगी उसको लेते हैं। क्लियर है ये बात? ओके। उसके बाद आती है हमारी फिक्टिशियस और नॉमिनल एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स वो होती है जिसको आप कैश में रिलाइज नहीं कर सकते और या फिर उसका कोई भी बेनिफिट आप नहीं उठा सकते, तो वो हमारी क्या है? एक तरीके से फिक्टिशियस एसेट्स है जिसको हम नॉमिनल एसेट्स ही कहते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एक्सपेंस अकाउंट, ये हमारी क्या होती हैं? ये एसेट्स नहीं होती लेकिन शोन एसेट साइड में होती है ना। इनका पर्पस क्या होता है कि भाई इनको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आगे चल के ट्रांसफ़र करते हैं। इनका एसेट्स के तरीके से देखा जाए तो कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम उनका बेनिफिट्स नहीं उठा सकते। उसके बाद आती है हमारी कैपिटल रिसीप्ट और रेवेन्यू रिसीप्ट। कैपिटल रिसीप्ट हमारी वो रिसीप्ट होती हैं जो आपका एक बार आ गई तो हाल फिलहाल नहीं आने वाली, जो हमारी एक बार आ गई और हाल फिलहाल नहीं आने वाली। रेवेन्यू रिसीप्ट जो आप फॉर एग्जांपल कह सकते हो, रेवेन्यू रिसीप्ट आपकी जो रिकरिंग नेचर की होती हैं, बार बार आ सकती हैं, है ना। अब एग्जांपल क्या है कैपिटल रिसीप्ट के? जैसे कि आपने कोई फिक्स एसेट्स बेच दी, इन्वेस्टमेंट बेच दिया, है ना, या आपने लोन लिया, ये सब हमारी क्या है? कैपिटल रिसीप्ट है। आपने गुड्स का बेचा, गुड्स बार बार बेचोगे, कमीशन मिली, आपको फीस मिली, आपको इंटरेस्ट मिला, आपको डिविडेंड मिला, ये सब हमारी क्या है? रेवेन्यू रिसीप्ट है। ऐसे ही इसी के टाइप में आते हैं हमारे एक्सपेंडिचर। अब बच्चे दो चीज़ें बहुत परेशान होते हैं, एक होता है एक्सपेंडिचर और एक होता है एक्सपेंसेस। तो पहले मैं बात करूंगा
एक्सपेंडिचर की। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, आपने पैसा खर्च किया किस लिए, या तो कोई एसेट्स खरीदने के लिए, या कोई गुड्स खरीदने के लिए, या कोई सर्विसेज खरीदने के लिए, या एक्वायर करने के लिए। ये हमारा कौन सा खर्चा है, एक्सपेंडिचर। और इसके भी 3 टाइप होते हैं, कैपिटल, रेवेन्यू और डेफर्ड। कैपिटल में कौन सा खर्चा होता है, आपने कोई फिक्स एसेट्स खरीदने के लिए जो खर्चा किया वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, या उसको सही करवाने में कोई खर्चा किया वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जिसका बेनिफिट सिर्फ आपको, यानी कि जो आपने रेवेन्यू यानी कि जो आपने खर्चा किया वो खर्चा करने पर उसका जो बेनिफिट है वो आपको सिर्फ हद से हद 1 साल तक मिलेगा। जैसे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये हमारी क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और अब इसमें जो तीसरा दे रखा है हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसका हम कह नहीं सकते कि इसका बेनिफिट कब तक मिलेगा, होने को 1 साल तक मिल जाए, होने को 1 साल से ज़्यादा मिल जाए, तो इसलिए इसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप पेंटिंग वगैरह करवाते हो, आप एडवर्टीजमेंट करवाते हो, है ना। अब एक्सपेंडिचर के बाद क्या है, एक्सपेंसेस। दोनों में काफ़ी फ़र्क है। एक्सपेंस वो खर्चा होता है जब आप किसी गुड्स को बना रहे हो और बेचने में जो खर्चा हो रहा है वो आपके एक्सपेंस। और एक्सपेंडिचर में किसी भी गुड्स या एसेट्स को या सर्विसेज को एक्वायर कर रहे हो आपके एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल, एक्सपेंसेस की बात करूं, जो भी आपने गुड्स बनाने से लेके बेचने तक में खर्चा किया उसमें हमारा क्या है, एक्सपेंसेस कहलाता है। ये हम खर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें रेवेन्यू जनरेट करना है, हमें पैसा चाहिए। फॉर एग्जांपल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अमाउंट पेड फॉर रेंट, कमीशन, सैलरी, एडवर्टीजमेंट, ये सब हमारे क्या हैं सर, ये सब हमारे एक्सपेंसेस हैं। उसके बाद आती है आपकी इनकम। इनकम क्या होती है, इनकम में और रेवेन्यू में काफ़ी फ़र्क होता है। हमने किसी चीज़ को बेचा, उसको बेचने पर जो हमें मिला वो रेवेन्यू है, और हमने जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किया वो हमारा एक्सपेंस है। ऐसे ही जो हमारा सरप्लस आएगा बेटा, सरप्लस किस में, कि सर हमने किसी गुड्स को बनाया था 100 रुपये में, और जो बेचा है वो हमारा क्या है, 80 रुपये, सॉरी 180 मान लो, तो कितना ज़्यादा हो गया, 80 रुपये ज़्यादा। ये हमारी क्या है, हमारी इनकम कहलाती है। 4 लाख का हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था और 5 लाख में बेचा है, तो रेवेन्यू 5 लाख है और आपकी इनकम क्या आएगी, 1 लाख। यानी कि इनकम निकालने का मैं फॉर्मूला लिख सकता हूँ, इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। अब सर हमें जो इनकम है वो कुछ कुछ प्रॉफिट जैसा ही लग रहा है। मतलब क्या है बेटा, प्रॉफिट का मतलब क्या है, टोटल रेवेन्यू, इट इज़ द एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंसेस ऑफ अ बिजनेस, उसे हम कहते हैं प्रॉफिट। हमें टोटल रेवेन्यू कितना हुआ किसी चीज़ पर, हमारी फर्म को टोटल पैसा कितना मिला और फर्म के टोटल खर्चे कितने हैं, उसको माइनस कर दो तो आता है हमारा क्या आता है, प्रॉफिट आता है। अब बात आती है गेन की। गेन में क्या है सर, गेन हमारा मॉनेटरी बेनिफिट है या प्रॉफिट है या एडवांटेज है, किसका, हमने कोई ट्रांजैक्शन किया या कोई इवेंट हुआ जिसकी वजह से हमें गेन हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने फिक्स एसेट्स बेची, आप कोर्ट केस जीत गए, आपकी एसेट्स की वैल्यू एप्रिशिएट कर गई, ये आपके क्या है, गेन है। और इसी का जस्ट उल्टा कर दो तो आपका क्या है, लॉस है। यानी कि जब आपके टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाए टोटल रेवेन्यू से तो आपका क्या है, लॉस कहलाता है। उसके बाद आता है परचेज़। परचेज़ का मतलब क्या होता है, जो टर्म होता है हमारा परचेज़, बेसिकली गुड्स के टाइम पे यूज़ किया जाता है। मतलब जब भी हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं वहाँ गुड्स की बात करते हैं। गुड्स का मतलब क्या है, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल हमने क्यों ख़रीदा है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए। ऐसे ही जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं और वहाँ पे गुड्स की बात करते हैं तो हमने गुड्स क्यों ख़रीदा है, रीसेल करने के लिए। इसलिए वहाँ पर हम उस गुड्स की जगह क्या लगाते हैं, परचेज़ लगाते हैं। परचेज़ में एक और चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं परचेज़ रिटर्न। आपने जो सामान परचेज़ किया और जब आप उसे वापस करते हो तो उसको हम कहते हैं परचेज़ रिटर्न। ऐसे ही सेल्स। सेल्स का मतलब क्या है कि आपने ट्रांसफ़र कर दी क्या, ओनरशिप, मालिकाना हक आपने ट्रांसफ़र कर दिया किसी गुड्स का, किसी सर्विस का, किसको, कस्टमर को, एक पर्टिकुलर प्राइस पर, तो आपने क्या कर दी, सेल कर दी। आपने कंप्यूटर बेच दिया, आपने लैपटॉप बेच दिया, आपने बाइक बेच दी, यानी कि आपने पूरी की पूरी ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दी, तो उसे हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। और जाहिर सी बात है जब कोई सेल करेगा तो वापस भी कर सकता है।
तो उसे हम कहते हैं सेल्स रिटर्न। उसके बाद आता है आपका स्टॉक और स्टॉक इन ट्रेड। मतलब स्टॉक का मतलब क्या होता है, स्टॉक इंक्लूड द वैल्यू ऑफ दोज गुड्स विच आर परचेज फॉर रीसेलिंग। स्टॉक का मतलब क्या है कि आपने वो गुड्स जो आपने बेचने के पर्पस से ख़रीदा है वो आपका स्टॉक कहलाता है, और जो आपके गोदाम में रखा हुआ है एक अकाउंटिंग पीरियड में, यानी कि जो भी अभी अनसोल्ड है। फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपये यानी 100 यूनिट्स परचेज़ करी थी बेचने के लिए, ये 100 यूनिट्स क्या है, स्टॉक है। इसमें से 50 बिक गई, 50 अभी भी अनसोल्ड है, तो ये 50 भी क्या है हमारा एक तरीके से, 50 भी क्या है बेटा हमारा एक तरीके से स्टॉक है। इसी को हम स्टॉक इन ट्रेड कहते हैं। अब इसी में दो वर्ड आता है बेटा हमारा, एक आता है ओपनिंग स्टॉक और एक आता है क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है कि जो हमारी गुड्स की वैल्यू थी, अनसोल्ड गुड्स की वैल्यू साल की शुरुआत में, अकाउंटिंग पीरियड की शुरुआत में, वो हमारा ओपनिंग स्टॉक। अकाउंटिंग पीरियड हमारा कब शुरू होता है, अकाउंटिंग पीरियड सर हमारा 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और नेक्स्ट 31 मार्च को ख़त्म होता है। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक सर वो स्टॉक होता है जो हमारे साल के लास्ट में जो माल बिका नहीं उसकी जो वैल्यू है वो हमारा क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। अब बात आती है इन्वेंट्री की, और जब भी इन्वेंट्री की बात आती है तो वहाँ 3 से 4 चीज़ें आती हैं। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, इन्वेंट्री जब हम किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसके 4 टाइप्स होते हैं। पहला कच्चा माल, रॉ मटेरियल, फिर वर्क इन प्रोग्रेस यानी कि आधा बना है, फिर फिनिश गुड्स, फिर स्टॉक इन ट्रेड और फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री, है ना। तो ये 4 से 5 होता है। पहले कच्चा माल था, फिर वो वर्क इन प्रोग्रेस और बन रहा है, फिर वो फिनिश गुड्स हो गया और फिर वो स्टॉक। तो इन्वेंट्री हमारी 4 टाइप्स में होती हैं, गुड्स को ही कह सकते हैं बेसिकली, है ना। तो इन्वेंट्री और स्टॉक में फ़र्क क्या है, इन्वेंट्री रॉ मटेरियल की भी होती है, इन्वेंट्री सेमी फिनिश गुड्स की भी हो सकती है, इन्वेंट्री फिनिश गुड्स की भी हो सकती है ना। लेकिन स्टॉक क्या होता है, जो बना बनाया सामान होता है वो हमारा स्टॉक कहलाता है। अब आता है बेटा हमारा ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या है, ये वो अमाउंट है जो आपने किसी चीज़ को, गुड्स को बेचा है या कोई सर्विस बेची है किसी कंपनी को या किसी भी पर्सन को, उनसे होने वाला जो अमाउंट आपको अभी हुआ नहीं है रिसीव, होगा, वो हमारा ट्रेड रिसीवेबल कहलाता है। तो वो 2 टाइप से होता है, एक आपके डेटर्स और एक आपके बिल्स रिसीवेबल। डेटर्स का मतलब क्या है, वो पर्सन है जिनको आपने गुड्स बेचा है उधार, तो वो आपको पेमेंट करेंगे, तो वो आपके डेटर्स कहलाते हैं, डेटर्स। और होते हैं बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल आगे चल के आपके कोर्स में चैप्टर भी है कि जब आपको एक जो पार्टी है सामने वाली जिसको आपने गुड्स बेचा है, वो एक बिल लिख के देती है कि मैंने इतना गुड्स आपसे लिया है, इस टाइम पे मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, वो आपका बिल्स रिसीवेबल होता है। तो ट्रेड रिसीवेबल में दोनों पार्ट होते हैं, डेटर और बिल्स रिसीवेबल। ऐसे ट्रेड पेबल, जब हम किसी से उधार खरीदते हैं तो यहाँ पर ट्रेड पेबल भी 2 टाइप का होता है, एक होता है हमारा क्रेडिटर और एक होता है बिल्स पेबल। आई होप आपको ये टर्म अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब आता है गुड्स। गुड्स का मतलब क्या है, अभी हम पढ़ के आ रहे हैं ऊपर, जब परचेस की बात चल रही थी सर, गुड्स में वो सारी चीज़ आ जाती है जो हमने रीसेल करने के लिए ख़रीदे हैं, यानी कि वो सारी चीज़ जिनको हमने क्यों ख़रीदा है, रीसेल करने के लिए, वो हमारे क्या हैं, गुड्स हैं, यानी कि ये फिनिश प्रोडक्ट होते हैं। अब आता है हमारा कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब क्या है, कॉस्ट वो अमाउंट है, रिसोर्सेज की वो कीमत है जो आपने किसी चीज़ को बनाया और बनाते में जो भी उस पर खर्चा किया। मैंने ये मशीन बना के तैयार करी, इसमें जो भी खर्चा आता है इसको बनाने में, इसके एक्सपेंसेस में, ये सब करने पे ये हमारी क्या कहलाएगी, ये हमारी कॉस्ट कहलाएगी। उसके बाद आते हैं आपके वाउचर्स। वाउचर एक ऐसा डॉक्यूमेंट होते हैं जो एक तरीके से एविडेंस की तरीके काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 10,000 रुपये किसी पार्टी को दिए किसी काम के लिए, इसका क्या प्रूफ है, प्रूफ कुछ नहीं, आप क्या करो, एक वाउचर बनवा लो जिसमें दोनों पार्टी के साइन हो जाएंगे, टिकट लग जाएगी, तो वो एक तरीके का वाउचर बन जाएगा। जब अकाउंटेंट आपकी कंपनी की एंट्री करता है तो उसे प्रूफ चाहिए होता है, तो वाउचर एक तरीके का हमारा प्रूफ पर काम करता है बेटा। उसके बाद आते हैं सर हमारे डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, एक तरीके से हमें छूट मिलना या रिबेट मिलना, सेलर ने बायर को दी है ना। तो वो हमारे 2 टाइप की होते हैं, एक आपका ट्रेड डिस्काउंट और एक आपका कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट हमारा कौन सा डिस्काउंट होता है, जब हमें लिस्ट प्राइस पर या एमआरपी पर एक फिक्स्ड % से डिस्काउंट मिलता है तो उसे ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। तो ट्रेड डिस्काउंट कब मिलता है, जब हम किसी से बल्क में सामान लेते हैं। और कैश डिस्काउंट कब मिलता है, कैश डिस्काउंट जब किसी को पेमेंट करने के लिए एनकरेज करना हो कि फटाफट इतनी तारीख तक पेमेंट कर दोगे तो आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा।
ट्रेड डिस्काउंट की कहीं एंट्री पास नहीं होती और कैश डिस्काउंट की एंट्री पास होती है। जीएसटी आपको मालूम है ये हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है, जैसे एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, वैट, सर्विस टैक्स, इन सब को बना के एक टैक्स बना दिया गया जीएसटी। जब हम जीएसटी परचेज करते समय पेड कर रहे हैं तब हमारा वो होता है, और जीएसटी सेल करते में जब आपने कुछ परचेज करा तब आप जीएसटी पेड करोगे, और जब आपने कोई चीज़ सील करी तो आप जीएसटी कलेक्ट करोगे। कुछ अदर इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, हमारी होती है एंट्री। एंट्री का मतलब आपने जब भी ट्रांजैक्शन करोगे या इवेंट करोगे उसको कहीं ना कहीं रिकॉर्ड तो करोगे आप, उसको हम कहते हैं एंट्री। बैड डेब्ट्स क्या होता है, किसी से पैसा आना था, आपका डेटर से पैसा आना था, अब नहीं आना, अब आपको मालूम है कि वो आपका पैसा नहीं देने वाला, बैड डेब्ट्स हो गया, इररिकवरेबल अमाउंट। इंसॉल्वेंट, दिवालिया घोषित हो गया भाई, वो इस पोजीशन में नहीं है कि आपका पैसा दे सके। सॉल्वेंट इस पोजीशन में है कि आप आपका पैसा दे सके। स्टोर्स क्या होता है, स्टोर का मतलब होता है कि जहाँ पर आप जो मटेरियल होता है, हमारी फर्म का जो मटेरियल होता है वो रखा जाता है ना, या फिर आपका जो पैकेजिंग मटेरियल होता है जो कि रीसेल के पर्पज़ से नहीं है। रेवेन्यू आपको मालूम ही है, रेवेन्यू क्या होता है, हमारी इनकम होती है, हम किसी चीज़ को बेचते हैं और बेचने पर जो हमें पैसा मिल रहा है वो हमारा रेवेन्यू है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या है, जब भी हो जो हमारी एंटरप्राइज होती है वो जब ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, यानी कि सेल ऑफ गुड्स या सेल ऑफ सर्विसेज, इससे जो हमारी इनकम हो रही है वो हमारी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। उसके बाद एंटिटीज़ का अपना ये कंसेप्ट होता है। एंटिटी का मतलब होता है अपनी बिजनेस एंटिटी या एक इकोनॉमिक यूनिट, फॉर एग्जांपल एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, विप्रो, मारुति सुजुकी, इनकी सब में अपने आप में एक एंटिटी है, तो वो हमारी मतलब एंटिटी यानी कि अपनी पहचान है, तो हमारी एंटिटी कहलाती है। उसके बाद आता है हमारा टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब क्या है कि एक साल की हमारी टोटल सेल्स कितनी है, तो हमारा टर्नओवर है। लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक का मतलब क्या होता है कि वो हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, जैसे कैटल्स, हॉर्सेज, हमारे लाइव स्टॉक कहलाते हैं। और लास्ट में आपका इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है बेटा, इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू डेट फंड इन द शेयर्स और डिबेंचर ऑफ कंपनी। जब हम किसी और कंपनी में पैसा लगाते हैं, शेयर में पैसा लगाते हैं, ये सब हमारे इन्वेस्टमेंट कहलाते हैं। तो आई होप सारी चीज़ काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर हुई होंगी आपको। फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे बताइएगा। प्लीज़ 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 वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, बहुत ही मेहनत से बनाई है और बहुत ही इम्पोर्टेंट